आज हम देखेंगे भारत का प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण, इंडियन वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। प्राकृतिक वनस्पति वनों का अर्थ किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पादपों के सम्मिलित रूप को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो वहाँ की जलवायु, मृदा एवं उच्च आबोहवा द्वारा निर्मित होती है। तो जो वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? विभिन्न प्रजातियों के पादपों में सम्मिलित रूप को, विभिन्न प्रजातियों के पादपों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति, जो वहाँ की जलवायु, मृदा एवं उच्च आबोहवा द्वारा निर्धारित होती है। प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जो बिना मानवीय सहायता के जंगलों में स्वतः उगते हैं और स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? विभिन्न प्रजातियों के पादप के सम्मिलित रूप को, मतलब कोई सा भी पेड़, कोई सा भी, मतलब पूरे जंगल को एक प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बिना मानवीय सहायता के जंगलों में स्वतः ही उग जाते हैं और पर्यावरण में अनुकूल बनते हैं। वन से अभिप्राय एक ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित हो और वहाँ पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता और पर्यावरण में सुधार करता हो। यदि वृक्षों को विशेष रूप से फलों के लिए लगाया जाता है तो इसे बाग कहते हैं, और यदि बाग छोटा और खुला है तो उसे उपवन कहते हैं। ठीक है। वन से अभिप्राय क्या होता है? जो वृक्षों से पूर्णतः आच्छादित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वन। ठीक। और यदि उसको स्पेशली फलों के लिए लगाया जाता है तो उसे बाग, और अगर बाग छोटा है और खुला है तो उसे उपवन कहते हैं। प्राकृतिक वनों को उनके घनत्व के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। सघन वन, ऐसे वन जहाँ वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक है। घने वन, सघन वन जहाँ 70%, घने वन जहाँ 40 से 70% के बीच, और खुले वन जहाँ 10 से 40% वन है। इनके अलावा जहाँ वृक्षों का घनत्व 10% से कम हो और पेड़ों की पैदावार कमज़ोर हो, उन्हें झाड़ियों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जहाँ पेड़ों का घनत्व 10% से कम हो और पेड़ों की पैदावार कमज़ोर हो तो उन्हें झाड़ियों की श्रेणी में रखा जाता है। गैर वन क्षेत्र भी वे क्षेत्र आते हैं जो उपरोक्त में से किसी वर्गीकरण में शामिल नहीं होते। तो टोटल हम देखते हैं कौन कौन सा। सघन वन है हमारे पास जिसमें 70% से अधिक, फिर घन वन है, घने वन है, फिर उसके बाद खुले वन है, फिर उसके बाद झाड़ियाँ आती हैं 10% से कम। वृक्षों की संख्या घनत्व 10% से कम हो तो झाड़ियाँ, अगर जो इन श्रेणी में नहीं आते उन्हें क्या कहते हैं? गैर वन क्षेत्र। पारिस्थितिक संतुलन के लिए किसी भी क्षेत्र में 33% में वनावरण आवश्यक है। हालांकि वनावरण के दृष्टि से भारत विश्व में 10वें स्थान 2% पर है। शीर्ष देश एवं विश्व वनों में उनका प्रतिशत निम्नानुसार है। रूसी संघ 20%, अमेरिका 8, ऑस्ट्रेलिया रूसी 20, ब्राज़ील 12, कनाडा 9, अमेरिका 8, चीन 5, कांगो 4, ऑस्ट्रेलिया 3, इंडोनेशिया 2, पेरू 2, भारत 2%। वन और वनस्पति में अंतर। वन और वनस्पति में अंतर। वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ होता है, जबकि वनस्पति के अंतर्गत विशेष पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुदाय को समाहित किया जाता है। वन से तात्पर्य है घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है जिनमें विविधता होती है। वनस्पति से होता है, वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले वृक्षों, घासों और झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। वन में देखते हैं, वन एक समान भूदृश्यावली लैंडस्केप प्रदान करते हैं, जबकि वनस्पति किसी एक प्रदेश को मिश्रित भूदृश्यावली प्रदान करती है। भारत में वनस्पति और वनों का वर्गीकरण। भारत में वनस्पति समूह की लंबाई, प्रजाति तथा गुणात्मक आधार पर चैंपियन तथा सेठ ने 1968 में से 6 प्रमुख भागों में कई उपभागों में बांटा है। सामान्यतः वन या वनस्पति जलवायु के प्रतिनिधि होती हैं, अतः उनका नामकरण भी जलवायु के आधार पर किया जाता है। भारत में प्रमुख वनस्पति वन समूह हैं। पहला है सदाबहार वन, एवरग्रीन
फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अवस्थिति उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में विषुवत रेखा के निकट इनकी अवस्थिति पाई जाती है। औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। औसत तापमान जो है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 70% तक होती है। प्रमुख क्षेत्र अंडमान निकोबार, हिमालय की तराई, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पूर्वोत्तर पहाड़। प्रमुख वृक्ष रबड़, बांस, ताड़, एबोनी, महोगनी, आबनूस, सिरकोना, नारियल आदि। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विशेषताएं: पर्याप्त वर्षा या जल प्राप्ति के कारण ये पत्ते नहीं गिराते, इसलिए सदाबहार वन हैं। विशेष: तमिलनाडु के तट पर शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं, जहां 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन तटीय स्थिति के कारण उच्च आर्द्रता बनी रहती है। फिर है समशीतोष्ण सदाबहार वन। अवस्थिति: पर्वतीय भागों में शीतोष्ण जलवायु में कोणधारी या टैगा वनों के रूप में होते हैं। औसत वर्षा अपेक्षाकृत कम वर्षा, लेकिन हिमालयीन क्षेत्रों में हिमगलन से जल प्राप्त करते हैं। औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। प्रमुख क्षेत्र 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियों में, दक्षिण भारत में नीलगिरी, अन्नामलई की पहाड़ियों में मिलते हैं। प्रमुख वृक्ष हैं मुलायम लकड़ी के वन, जिसमें चीर, फड़, देवदार, सप्रूस आदि मिलते हैं। विशेषताएं: यद्यपि वर्षा सीमित है, लेकिन बर्फ गलन के कारण इन्हें वर्ष भर जल मिलता रहता है, इसलिए सदाबहार वन है। इन्हें दक्षिण भारत में शोला वन कहते हैं। दक्षिण भारत में इन्हें शोला वन कहते हैं। फिर है दूसरा पर्णपाती वन, डिसाइडियस फॉरेस्ट। नम पर्णपाती वन व डिसाइडियस फॉरेस्ट। अवस्थिति उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में कर्क रेखा के निकट इनकी अवस्थिति पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, जो वो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के विषुवत रेखा के निकट पाई जाती है, और जो नम पर्णपाती वन है वो कर्क रेखा के निकट पाई जाती है उष्णकटिबंधीय में। और जो समशीतोष्ण है, पर्वतीय भागों में समशीतोष्ण जलवायु कोणधारी या टैंगो वन के रूप में होते हैं। इनमें औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। औसत तापमान जो है 25 से 35 डिग्री तक होती है। प्रमुख क्षेत्र इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब ये थोड़ा उल्टा हो गया है इसमें। प्रमुख वृक्ष सागौन, साल, शीशम, लात, सफ़ेद चंदन, आम, जामुन, महुआ, पलास, त्रिफला, खैर और रबर। विशेषताएं: पर्णपाती पतझड़ से तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। चूँकि ऋतुओं का आगमन मानसून से जुड़ा है, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और विशेष, यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। आर्थिक उपयोगिता के कारण इस पर सरकार इसे रक्षित श्रेणी में रखा है और बहुमूल्य लकड़ी और वनोपज का आधार है। इन्हीं वनों का सर्वाधिक दोहन भी किया गया है, अर्थात वनोन्मूलन से ग्रसित है। फिर है शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट। अवस्थिति उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के कर्क रेखा के निकट इनकी उपस्थिति पाई जाती है। दोनों जो हैं, नम पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, दोनों कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के कर्क रेखा के निकट मिलते हैं। और औसत वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर और औसत तापमान जो है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। प्रमुख क्षेत्र इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरी पंजाब और उत्तर प्रदेश हैं। इसमें प्रमुख वृक्ष जो हैं बबूल, महुआ, खैर, जामुन, कटहल और सीमांत क्षेत्रों में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। विशेषताएं: इन्हें भारत के सवाना वन भी कहते हैं, जहाँ वृक्ष दूर दूर बिखरे होते हैं। जहाँ 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, वहाँ सागौन, खैर जैसे वृक्ष भी मिलते हैं। अब है अर्ध शुष्क अर्ध मरुस्थलीय वन। औसत वर्षा यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। औसत तापमान 35 से 48 डिग्री तक होता है। प्रमुख क्षेत्र राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पश्चिम हरियाणा, गुजरात तथा प्रायद्वीपीय
का आंतरिक वृष्टि छायक प्रदेश। प्रमुख वृक्ष है बबूल, खैर, बेर, नीम, नागफनी, खजूर, खेजरा। विशेषताएं, इसे उष्णकटिबंधीय स्टेपी वनस्पति कहते हैं। इसमें मुख्यतः घास और झाड़ियाँ होती हैं। विशेष, भारत में ये क्षेत्र चारागाह के लिए विख्यात है। शुष्क मरुस्थलीय वन। औसत वर्षा जो है 40 सेंटीमीटर से कम। औसत तापमान जो है 35 से 48 डिग्री सेल्सियस तक। दिन और रात तापांतर बहुत अधिक रहता है। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल। प्रमुख वृक्ष जो है समानतः वनस्पति विहीन कैक्टस तथा नागफनी रहते हैं। विशेषताएं, इन वृक्षों की जड़ें लंबी और पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। विशेष, शीत मरुस्थल लद्दाख में भी कम वर्षा के कारण इन्हीं वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब है पर्वतीय हिमालय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवायिक दशाओं में परिवर्तन आता है। यही कारण है कि पर्वतीय भागों में तापमान और वर्षा के अलग अलग स्तरों के साथ वनस्पतियों के भी अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं। हिमालय में पर्वतीय वनस्पति हिमालय और दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों जैसे अन्नामलई, नीलगिरी इत्यादि में दिखाई देते हैं। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पतियों के प्रकार भी बदलती जाती है। हिमालय क्षेत्रों की वनस्पति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पश्चिमी हिमालय। सीमित वर्षा और विषुवत रेखा से दूरी के कारण यहाँ वृक्षों की सघनता कम है और इसके अलावा यहाँ समशीतोष्ण, शीतोष्ण, टैगा, टुंड्रा सभी वनों के स्तर मिलते हैं क्योंकि ऊंचाई अधिक है। पूर्वी हिमालय की वनस्पति पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा तथा विषुवत रेखा से निकटता के कारण वनस्पति में सघनता अधिक है, लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ अधिक ऊंचाई वाली टैगा, टुंड्रा वनस्पति नहीं मिलती है। टुंड्रा जो है वो ऊपर में पाई जाती है, उसके नीचे अल्पाइन 300 से 3500 से 3800 मीटर में नुकीली पत्ती वाले। समशीतोष्ण शीतोष्ण वनस्पति जो है चौड़ी पत्ती के वन जो 900 से 2400 के अंतर्गत पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के वन। प्रमुख क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। प्रमुख वृक्ष इसमें यहाँ निचले भागों में उपोष्ण वनों के से लेकर ऊपरी भागों में टुंड्रा वन तक मिलते हैं। विशेषताएं, मुलायम लकड़ियों के इन वनों से रेल के स्लीपर, फर्नीचर, जहाज और मकान आदि बनाए जाते हैं। 2400 मीटर की ऊंचाई तक ये समशीतोष्ण मुलायम घास भूमियाँ मिलती हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल तथा पायर कहते हैं। 2400 मीटर की ऊंचाई तक समशीतोष्ण मुलायम घास भूमियाँ मिलती हैं जो क्या कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या पायर कहा जाता है। पूर्वी हिमालय के वन। प्रमुख क्षेत्र सिक्किम, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य। प्रमुख वृक्ष यहाँ उपोष्ण वनों से लेकर अधिक ऊंचाई पर कोणधारी वनों से संबंधित वृक्ष मिलते हैं। विशेषताएं, अरुणाचल प्रदेश में आर्कटिक फूलों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तटीय वन, कोस्टल फॉरेस्ट। ज्वारीय वन, मैंग्रोव, डेल्टाई वन। यह वन नदियों के मुहाने क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा प्रदेश इनके आदर्श उत्पत्ति के क्षेत्र हैं। यहाँ सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष मिलते हैं। बंगाल क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष के प्रधानता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं। बंगाल वृक्ष सुंदरी वन की प्रधानता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है। ज्वारीय वन तटीय सुरक्षा, समुद्री पारितंत्र के लिए आदर्श माने जाते हैं। देश के कुल मैंग्रोव कवर 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 3 राज्य सघन क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल 42.45%, गुजरात 23.66%, अंडमान निकोबार 12.19%। तो कौन कौन से आच्छादित
सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 3 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। नारियल एवं ताड़ के वन, कोकोनट फॉरेस्ट। नारियल के सर्वाधिक वन केरल में और ताड़ के सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। इनके अलावा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी इन वनों की प्रधानता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटरेखा में पर यह वन निरंतर पाए जाते हैं। ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा के बीच तथा कृष्णा नदी और कावेरी डेल्टा के बीच नारियल के सघन वन मिलते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। विश्व का सर्वाधिक तेल युक्त नारियल लक्षद्वीप में उत्पादित होता है। ताड़ का प्रयोग तेल निकालने, गुड़ उद्योग, औषधि और रासायनिक उद्योगों में होता है। अब है ग्रासलैंड्स। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ या शुष्क घास के रूप में होते हैं जिनका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये राज्य पशुपालन में अग्रणी माने जाते हैं। शीतोष्ण घास भूमि या मुलायम घास के रूप में होती हैं। वैश्विक स्तर पर इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। पाटजोल मिट्टी का निर्माण कर उपजाऊ कृषि भूमियों के रूप में है। भारत में कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में यह घास भूमियाँ मिलती हैं। कश्मीर में इनका नाम मर्ग है, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान: टुंड्रा वनस्पति, प्रेयरी, लानोस, शेलवाल, दक्षिण अमेरिका, साहेल, अफ्रीका महाद्वीप, बुग्याल मर्ग, स्टेपी जो है वो रूस में, केट रबरी, विचिसलैंड, मकर, डाउस, ये सब ऑस्ट्रेलिया में। ये सब प्रमुख घास के मैदान। भारत में कौन? बुग्याल या मर्ग या प्यार। भारत में वनों के प्रकार ये जो हैं वो सदाबहार वन जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं उड़ीसा के इस क्षेत्र में, असम, मणिपुर, त्रिपुरा क्षेत्र में सदाबहार वन। और इधर पाए जाते हैं ये है पर्वतीय वन। जितने भी हिमालय के पास में सब पर्वतीय वन। ये है हमारे मानसूनी वन। मध्य में अधिकतर शुष्क वन में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है ये आधा छत्तीसगढ़ यहाँ तक आधा शुष्क वन और आधा मानसूनी वन है। भारतीय वनों के अन्य वर्गीकरण: भारतीय वन में प्रशासनिक स्वामित्व, व्यापारिक बनावट, प्राकृतिक और स्वरूप में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक रूप से आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। स्वामित्व रूप से वन, राज्य वन, वाणिज्यिक वन और निजी वन। व्यापारिक रूप से विपण्य और अविपण्य, बनावट की दृष्टि से चौड़ी पत्ती और कोणधारी। प्रकृति स्वरूप में सदाबहार, पर्णपाती, अर्धशुष्क, शुष्क, पर्वतीय, तटीय और घास भूमियाँ। प्रशासनिक दृष्टि से वन: आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। यह वन सरकार के प्रत्यक्ष निगरानी में रहते हैं। यह लकड़ी एकत्र, पशुचारण, वनोपज संग्रहण सहित मानवीय प्रवेश प्रतिबंधित होता है। न्यायिक और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त वन भारत में 53% हैं। संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यह वन भी सरकार की निगरानी में रहते हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय निवासियों को लकड़ी एकत्र, पशुचारण, वनोपज संग्रहण की शर्त सहित अनुमति होती है। भारत में यह 29% क्षेत्र में विद्यमान है। अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इन वनों में आर्थिक गतिविधियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वृक्षों को काटने, मवेशियों को चराने पूर्ण स्वतंत्रता होती है। भारत में इन वनों के अंतर्गत 18% क्षेत्र आता है। स्वामित्व की दृष्टि से राज्य वन, स्टेट फॉरेस्ट। यह वन केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। पर्यावरणीय चिंताओं के बाद देश के लगभग 94% वन इसी श्रेणी में आते हैं। वाणिज्यिक वन, कमर्शियल फॉरेस्ट। इन वनों पर स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ जैसे नगरीय निगम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आदि का नियंत्रण होता है। देश के 5% वन ऐसे हैं। निजी वन, इन वनों का नियंत्रण निजी व्यक्तियों व संस्थाओं के
हाथ में होता है। देश के 1% वन इस श्रेणी में आते हैं। व्यापारिक दृष्टि से विपण्य वन, मर्चेंटेबल फॉरेस्ट वे वन जहाँ आगमन आसान हो और मानवीय प्रवेश से दोहन सरलता से हो सके। देश के 82% वन इसी श्रेणी में आते हैं। अविपण्य वन नॉन मर्चेंटेबल फॉरेस्ट वे वन जहाँ आगमन कठिन पर्वतीय और दूरस्थ प्रदेशों में जहाँ कठिन स्थलाकृतियाँ होती हैं, वहाँ मानवीय प्रवेश और दोहन सरलता से नहीं हो सकता। देश में 18% वन इसी श्रेणी में आते हैं। वनों का महत्व, आर्थिक महत्व, फर्नीचर एवं जलावन के लिए लकड़ी। वनों से हमें प्रतिवर्ष 4000 से अधिक प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है, जिनमें से 500 से अधिक मूल्यवान हैं, जैसे सखुआ, सागवान, शीशम, देवार, चंदन इत्यादि। काष्ठ कोयला की प्राप्ति, यह जलवन के अतिरिक्त शक्ति साधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ है। भद्रावती का लौह इस्पात कारखाना काष्ठ कोयला का मुख्य रूप से उपयोग करता है। भद्रावती का लौह इस्पात कारखाना उद्योगों के लिए कच्चा माल, कागज, दिया सलाई, कत्था, रबर, कृत्रिम रेशम, बीड़ी इत्यादि विभिन्न उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल मिलता है। लाख की प्राप्ति, पलाश, कुसुम आदि पर पनपने वाले लाख के कीड़े से लाख की प्राप्ति होती है, जिसके उत्पादन पर भारत का एकाधिकार है। इसका प्रयोग चूड़ी, कड़े इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। सरकारी आय का स्रोत, सरकार को वनोपज की बिक्री और कर के रूप में आय प्राप्त होती है। इसमें अरबों रुपए वार्षिक आय के रूप में होती है। पशुओं के लिए चारा, वनों में चरने वाले पशुओं को वनों से चारा प्राप्त होता है। जड़ी बूटी आदि प्राप्त, इससे जड़ी बूटी, मधु तथा फल मूल आदि प्राप्त होती है। रेशम की प्राप्ति, अंडी तथा शहतूत पर रहने वाले रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, भोजन, वन से भोजन के लिए कंद मूल, फल फूल की प्राप्ति होती है, जो कई आदिम जातियों का भोजन है। आश्रय प्रदान, वन जनजातियों तथा जीव जंतुओं के लिए आश्रय और निवास प्रदान करती है। पर्यटन केंद्रों के रूप में, स्वास्थ्यवर्धक और मनोरंजन के साधन, धार्मिक आस्था के केंद्र, वन्य पौधों और जंतुओं को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। प्रजातीय पहचान, आदिवासी समुदाय पौधों और जंतुओं से अपने गोत्र या टोटम रूपी पहचान को जोड़ते हैं। पारंपरिक और त्यौहार, नवग्रह वाटिका, तुलसी आदि की पूजा से संबंधित है। पर्यावरणीय महत्व, ताप नियंत्रण के रूप में वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का निदान हो सकती है। जल संरक्षण के रूप में वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करके जल वृष्टि कराने में सहायक होते हैं। वन रेगिस्तान के फैलाव को रोकते हैं। वन भूमिगत जल स्तर को उठाते हैं। आपदा नियंत्रक के रूप में ये बाढ़ को रोकते हैं। वनों द्वारा नदियों की धारा नियंत्रित होती है। यह सूखे को रोकते हैं क्योंकि वर्षा को आकर्षित करते हैं। वनों की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं। जैव विविधता का आधार, वनों में विभिन्न प्रकार के पौधे जंतु निवास करते हैं। प्राकृतिक निवास जैव विविधता का आधार है। मृदा संरक्षक के रूप में वनों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, अतः उन्हें अपरदन को रोकती हैं। प्रदूषक नियंत्रक के रूप में वन वातावरण में नमी बनाए रखते हैं तथा जलवायु को स्वच्छ बनाए रखते हैं। भारत में वन संरक्षण के प्रयास, नीतिगत प्रयास, ब्रिटिश शासित भारत में सन 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे देश में वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए। इसके अंतर्गत मालाबार की पहाड़ियों में बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए। सन 1994 में जब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे, तब सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की और इसके अंतर्गत एक विकास समिति और सभी प्रांतों में वन विभाग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। तत्पश्चात इसमें संशोधन करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं: पारिस्थितिकीय संतुलन और पुनर्वास के माध्यम से पर्यावरण का स्थायित्व बनाए रखना,
व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वनों और वृक्षों के आच्छादन में वृद्धि करना। नदियों, झीलों और अन्य जलधाराओं के मार्ग में भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना। वन संरक्षण हेतु जन सहभागिता में वृद्धि हेतु उचित प्रयास करना। ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन, लकड़ी, चारा तथा अन्य वन उपजों की पूर्ति सुनिश्चित करना। वैधानिक प्रयास। केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया, जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 1 जनवरी 2008 को संसद द्वारा वर्ष 2006 में पारित वनाधिकार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वनस्पतियों को वन संपत्ति के अधिकार वापस दिलाने से संबंधित है। हालांकि यह अधिनियम वन्य जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय वन्य जीवोद्यानों के तहत चिन्हित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। संस्थागत प्रयास। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य वन अनुसंधान करना एवं वन्य अधिकारियों एवं वन्य रेंजरों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारतीय वन सर्वेक्षण वर्ष 1965 में प्रारंभ किया गया था, परंतु अपने वर्तमान स्वरूप में इसकी स्थापना 1981 में की गई। इसका मुख्य लक्ष्य देश के वन संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना है। राज्य वन विकास निगम, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1972 की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भारत के कई राज्यों में वन विकास निगमों की स्थापना की गई। इन निगमों का मुख्य लक्ष्य वन संपदाओं से जुड़े सरकार के व्यावसायिक हितों की रक्षा करते हुए अपक्षयित डिग्रेडेड वन क्षेत्रों की उत्पादकता को पुनः बढ़ाना था। साथ ही साथ किसानों को उनके वन उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM। इसकी स्थापना 1982 में भोपाल में की गई। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्थान विभिन्न विभागों और सेवाओं के लिए वानिकी विकास के प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय वन सेवा, दूसरा है वन विकास निगम, तीसरा है वनों से संबंधित उद्योग। वन संरक्षण हेतु सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। ग्रामीणों कृषकों के साथ कृषि श्रमिकों को चारा, भोजन, फल, रेशे एवं जैविक उर्वरकों जैसी 5 बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर कराए जाने तथा पर्यावरणीय क्षति को कम करने के उद्देश्य से ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए जाने से जुड़े कार्यक्रम को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। इसे जनता के लिए जनता के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम कहा गया। इसे 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 के प्रारंभ में किया गया। जनता के लिए जनता के द्वारा वृक्षारोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 द्वारा सामाजिक वानिकी के निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक चेतना बढ़ाना, भूमि संरक्षण एवं मृदा की उर्वरकता को शक्ति बढ़ाना, फलोत्पादन में वृद्धि द्वारा खाद्य संसाधनों की वृद्धि में योगदान देना, ईंधन एवं चारा की उपलब्धता में वृद्धि करना, इमारती लकड़ी की पूर्ति करना आदि। सामाजिक वानिकी के 3 संगठन तैयार किए गए। कृषि वानिकी, इनमें वन विभाग द्वारा सस्ती दरों पर प्रदत्त पौधे को अपने खेतों और मेड़ों पर लगाना था। सार्वजनिक वानिकी में तीव्र गति से बढ़ने वाले पेड़ों को सड़क, रेल, नहरों के किनारे एवं सामाजिक क्षेत्रों पर लगाया गया। सामुदायिक वानिकी, ग्रामीणों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण यह सामाजिक वानिकी का स्वयं नियोजित कार्यक्रम है। वन संरक्षण हेतु निजी आंदोलन। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर सन 1972 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभिक लक्ष्य वृक्षों को कटाव बंद करना तथा बाद में इनको समन्वित रूप से पर्यावरण के सभी आयामों को शामिल कर लिया गया। टिहरी में आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट थे। टिहरी में आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट थे।
अप्पिको आंदोलन, यह आंदोलन चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अप्पिको कन्नड़ भाषा में चिपको का पर्याय है। इसका मूल उद्देश्य वनारोपण, विकास और संरक्षण रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह आंदोलन नर्मदा घाटी की जैव विविधता एवं आदिवासियों की जंगल जमीन की रक्षा के लिए सन 1985 में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया, जिसके साथ अरुंधति राय और बाबा आमटे भी शामिल हैं। शांति घाटी आंदोलन, सांध घाटी आंदोलन, सांध घाटी केरल में साइलेंट वैली उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है जो समृद्ध जैव विविधता रखता है। यहाँ पर जल विद्युत परियोजना की स्थापना के विरोध में आंदोलन हुआ। मैत्री आंदोलन उत्तराखंड के निर्विनीकृत पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने के लिए 1985 में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में मैत्री आंदोलन चलाया गया था। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर, रेन फॉरेस्ट वर्षावन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट, वन उत्पादकता संस्थान रांची, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, सामाजिक वानिकी केंद्र प्रयागराज, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, वानिकी एवं मानव संसाधन केंद्र छिंदवाड़ा, वन अनुवांशिकी वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, उष्ण वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। अब है भारत में वन आवरण, वन रिपोर्ट 2021 में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान FSI द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वन रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे भारतीय वन रिपोर्ट या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR कहा जाता है। ISFR फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI का एक द्विवर्षीय प्रकाशन है। यह प्रकाशन 1987 से जारी किया जा रहा है। वर्तमान रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट है। अभी कौन सी रिपोर्ट आई है? 2023 की रिपोर्ट ISFR 2023 की रिपोर्ट, और जो 18वीं है, जिसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ISFR 2023 से लॉन्च की है। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें शामिल है अत्यधिक सघन वन 70% से अधिक, मध्यम सघन वन 70 से 40%, खुले वन 10 से 40%। जिन वनों का घनत्व 10 से कम उनका सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। ISFR 2021 के अंतर्गत पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर, गिर के जंगल में वन आवरण का आकलन किया गया। 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों वनावरण में वृद्धि हुई, साथ ही 32 बाघ अभ्यारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई। वन क्षेत्र में वृद्धि पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त कवर के साथ वन क्षेत्रों के आवरण में वृद्धि जारी है। ये 2023 का रिपोर्ट पढ़ लेंगे, इसमें ये उतना जरूरी नहीं है। भारत में वन एवं वन्यजीव संरक्षण की तकनीकें। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडलीय आगार, पवित्र उपवन झीलें, समुदाय आगार, संरक्षण आगार, समुद्र संरक्षित क्षेत्र। बाह्य स्थानीय संरक्षण में वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, बीज बैंक, जीन पूल सेंटर, क्रायो प्रिजर्वेशन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल
आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित वन्यजीव अभ्यारण्य निजी कार्य की अनुमति। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति। राष्ट्रीय उद्यान में किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी, गेंडा हेतु निर्मित वन्यजीव अभ्यारण्य जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में संपूर्ण स्थानिकी पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक और जैव वन्यजीव अभ्यारण्य पर वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति और जैव मंडल आरक्षण पर बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति परंतु कोर में निषेध। राष्ट्रीय उद्यान में इनकी सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा। वन्यजीव अभ्यारण्य में इसकी सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में इसकी सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन की अनुमति। अभ्यारण्य में भी पर्यटन की अनुमति लेकिन जैव मंडल में पर्यटन की अनुमति पर प्रतिबंध। राष्ट्रीय उद्यान में वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंध। अभ्यारण्य में वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंध और तीनों जो हैं वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंध हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार जो क्षेत्र पारिस्थितिकीय जीव जंतु वनस्पतियों भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हैं उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत में नए सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 106 हो गई है। नवीनतम शामिल उद्यान रेमोना राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में 6वां राष्ट्रीय उद्यान है। यह मानस राष्ट्रीय उद्यान का पश्चिमी भाग का विस्तार है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश 10 राष्ट्रीय उद्यान है। तत्पश्चात केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 9 राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 का है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हिमिस 30,550 वर्ग किलोमीटर। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार भारत का सबसे छोटा उद्यान है। साउथ बटन द्वीप। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल मैंग्रोव की अधिकता के कारण के लिए विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ घनत्व एवं सफेद शेर के लिए विख्यात है। वन्य जीव अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार जो पारिस्थितिकीय जीव जंतु वनस्पतियों भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हैं और उन्हें संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र या शरण स्थल जो वन्य जीवों के बचाव एवं देखरेख के लिए संरक्षित होते हैं तथा जहां कुछ सीमा तक मानवीय क्रियाकलाप जैसे घास काटना, कृषि आदि की अनुमति होती है। अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में निम्न संदर्भों में अलग हो सकता है। वन्य अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। जानवरों को चराने, लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है पर एक राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में परिवर्तित नहीं। भारत में कुल 573 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और भविष्य में 218 वन क्षेत्रों को अभ्यारण्य घोषित करने का प्रस्ताव है। अभ्यारण्यों से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त है जिसे 1936 में बनाया गया। स्वतंत्र भारत में निर्मित प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य मानस अभ्यारण्य था जो अब यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में भी है। सबसे छोटी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार में स्थित हैं जिनकी संख्या 96 है। जैव मंडल आगर बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा विकास 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जल मंडल
कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ। यह कार्यक्रम इस अवधारणा का आधार बना। MAB कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के वैज्ञानिक आधारों को खोजना था। जैवमंडल आगार के अंतर्गत किसी भी पारितंत्र एवं प्राकृतिक आवास के अजैविक घटकों, मृदा, भूमि, जल एवं वायु तथा जैविक घटकों की जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। नंदा देवी 1988 उत्तराखंड, नोरकेक 1988 मेघालय, मानस 1989 असम, डिब्रू साइखोवा 1997 असम सबसे छोटा, दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश 1999, सुंदरबन 1989 पश्चिम बंगाल, सुंदरबन, नार की खांडी, नीलगिरी, बृहद निकोबार, शिमलीपाल, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अगस्तमाला, चाणकमार्ग, अमरकंटक, कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषाचलम, पन्ना, मध्य प्रदेश नवीनतम शामिल। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ कहाँ? नंदा देवी 1998 उत्तराखंड, नोरकेक, मानस, डिब्रू साइखोवा, दिहांग देवांग, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, बृहद निकोबार, शिमलीपाल, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अगस्त्यमाला, अचानक मार्ग, कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषाचलम और पन्ना। यूनेस्को संरक्षित जैवारक्षित क्षेत्र। भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में पहचाना गया है। इन बायोस्फीयर के नाम और उन्हें शामिल करने के वर्ष हैं: नीलगिरी सन 2000 में पहला चिन्हित, मन्नार की खाड़ी 2001 में दूसरा चिन्हित, सुंदरवन 2001 तीसरा चिन्हित, नंदा देवी 2004, नोरकेक 2009, पंचमढ़ी 2009, शिमलीपाल 2009, अचानक मार्ग 2012, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्तमाला 2016, कंचनजंगा 2018 अंतिम चिन्हित। वन्यजीव संरक्षण हेतु संचालित परियोजनाएं। बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर 1969 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के 10वें सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि बाघों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 1972 में ही बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा तथा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। वर्तमान देश में 18 राज्य 54 प्रोजेक्ट टाइगर संचालित हैं। 18 राज्यों में कुल 57 प्रोजेक्ट टाइगर शामिल हैं। 97वां टाइगर रिजर्व यातापानी MP में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नल्ला मल्ला श्रेणी में नागार्जुन सागर है और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1973 में गठित बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया 1973 में गठित बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। कस्तूरी मृग परियोजना 1970। कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश की चंपावली से सिक्किम तक पाए जाते हैं। कस्तूरी के अत्यधिक औषधीय एवं प्रसाधन के महत्व के कारण कस्तूरी मृग का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हुआ और यह संकटापन्न हो गया। इसके संरक्षण के लिए 1970 के दशक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई। हिमाचल का शिकार देवी अभ्यारण्य एवं उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल परियोजना 1970। हंगुल यूरोपियन रेंडियर प्रजाति वाला हिरन है। यह अब केवल कश्मीर दाचिंगग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा है। इसे कश्मीर स्टेक के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु भी है। दुनिया के अन्य भागों में विलुप्त हो चुका है। यह IUCN के रेड डाटा बुक में प्रविष्ट पा चुका है। 20वीं सदी के आरंभ में इनकी संख्या 5000 थी, जो 1970 में घटकर 150 हो गई। अब हंगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। गिर सिंह परियोजना 1973। गुजरात के गिर अभ्यारण्य को 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
और यहाँ एशियाई सिंह के संरक्षण की परियोजना शुरू की गई। गिर वन एशियाई सिंह, पैंथर लिप्रोसिया शिका का अकेला अद्वितीय जीवित आवास है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। अलोभ रिडले कछुआ एक विशेष प्रजाति है जो शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तट विशेषकर उड़ीसा में घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। इन कछुओं का शिकार औषधि निर्माण के लिए अवैध व्यापार हेतु किया जाता है। इन कछुओं की घटती संख्या को देखकर उड़ीसा सरकार ने इसके संरक्षण की योजना शुभारंभ 1975 में उड़ीसा के कटक जिले के भीतरकनिका अभयारण्य में किया है। उल्लेखनीय है कि इस कछुआ का प्रजनन स्थल गहीरमाथा द्वीप है। मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण 1975। मगरमच्छों की सर्वाधिक संख्या लवणयुक्त खारे जल और मैंग्रोव वनों में मिलती है। इनके संरक्षण और प्रजनन वृद्धि के लिए विभिन्न मगरमच्छ अभयारण्यों की स्थापना की गई। सर्वाधिक मगरमच्छ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। भारत के कुछ प्रमुख घड़ियाल और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, चंबल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, कुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, नंदनकानन वन अभयारण्य उड़ीसा। मणिपुर थामीन परियोजना 1977। थामीन एक विशेष प्रकार का हिरण है जो मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित जंगलों में पाया जाता है। अवैध शिकार के चलते इसकी गणना विश्व में दुर्लभ स्तनधारियों में होती है। वर्ष 1970 में इसकी कुल मात्रा 18 रह गई थी। इस प्रजाति के संरक्षण व संवर्धन हेतु 1970 में मणिपुर राज्य में थामीन परियोजना प्रारंभ की गई थी। गेंडा परियोजना 1987। एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में ही पाया जाता है। इनके सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत होती है क्योंकि इनसे कमोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती हैं। अवैध शिकार के कारण यह प्रजाति संकटपन्न है। 1987 में गेंडों के संरक्षण के लिए गेंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी। उल्लेखनीय है कि काजीरंगा उद्यान व मानस अभयारण्य असम तथा जल्दापरा पश्चिम बंगाल गेंडों की मुख्य शरण स्थली है। प्रोजेक्ट हाथी 1992। भारत सरकार वन्य हाथियों की रक्षा के लिए 7 दिसंबर 1992 में गजतमे या हाथी संरक्षण परियोजना का झारखंड के सिंहभूमि जिले में प्रारंभ किया। वर्तमान में देश में 33 हाथी रिजर्व हैं। भारत का पहला रिजर्व झारखंड के सिंहभूमि बनाया गया। तेरई एलिफेंट रिजर्व नवीनतम 33वां है जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। आमेर जयपुर राजस्थान में एलिफेंट विलेज बनाया गया है और गुड़ी गांव में हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित है। लाल पंडा परियोजना 1996। भारत के पूर्वी हिमालय में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला जीव है। अरुणाचल प्रदेश में यह कैट बियर के नाम से जाना जाता है। सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पंडा कैट बियर। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले इस जीव की संख्या लगातार घट रही थी। अतः सन 1996 में पद्म जनायद हिमालयन जंतु पार्क में लाल पंडा परियोजना का शुभारंभ किया गया। गंगा डॉल्फिन परियोजना 1997। IUCN द्वारा 1996 में गंगा डॉल्फिन को संकटपन्न प्रजाति घोषित किया गया और सन 1997 में गंगा डॉल्फिन संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं क्योंकि भारत की गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण और मछलियों को पकड़ने के नेट द्वारा क्षतिग्रस्त होने तथा अवैध शिकार के चलते गंगा डॉल्फिन अत्यधिक प्रभावित हो गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 2013 में जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया गया। भागलपुर में इसके संरक्षण के लिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भी बनाया गया है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2001। भारतीय गिद्ध जो भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है IUCN रेड लिस्ट में 2002 से गंभीरतम संकटापन्न प्रजातियों में शामिल है। वर्ष 2001 में गिद्ध संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच समझौता हुआ जिससे गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। एशिया समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन सेव नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य गिद्धों को समाप्त करने से
समाप्त होने से बचाना है। इंडियन राइनो विजन 2020, वर्ल्ड वाइल्ड वाइड फंड इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन के सहयोग से असम वन विभाग द्वारा बोडो स्वायत्त परिषद ने वर्ष 2005 में भारतीय राइनो गैंडा दृष्टिकोण 2020 आरंभ किया। इसका उद्देश्य एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण तथा संख्या में वृद्धि कर 2020 तक गैंडों की संख्या को 3000 करना है। उल्लेखनीय है कि विश्व में कुल आबादी का लगभग 85% भारत में पाया जाता है, जिसकी 75% संख्या असम में है। वन्यजीव कॉरिडोर, जनवरी 2016 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश वन्यजीवों की बहुलता को देखते हुए स्वदेश दर्शन योजना के तहत वन्यजीव कॉरिडोर की स्थापना का निर्णय लिया गया। देश का यह पहला वन्यजीव कॉरिडोर होगा। इस कॉरिडोर में प्रथम हिस्से में यह पन्ना से शुरू होकर मुकुंदपुर गोविंदगढ़ जलाशय से होते हुए संजय गांधी नेशनल पार्क, धुबरी बांधवगढ़ जीवाश्म स्थलों को जोड़ेगा। दूसरा स्थल डिंडोरी से शुरू होकर कान्हा, मुक्की, नैनपुर और पेंच को जोड़ेगा। वन्य संरक्षण से जुड़ी संस्थाएं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को जॉर्ज किंग के निर्देशन से हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका उद्देश्य देश में वनस्पति संसाधनों का अन्वेषण और आर्थिक महत्व की वनस्पति प्रजातियों का अभिनिर्धारण करना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को अल्फ्रेड विलियम एल्कॉर्क के निर्देशन में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत जीव जंतुओं का संरक्षण, लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का क्रियान्वयन शामिल है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह संस्था दक्षिण पूर्व एशिया के वन्य जीव संरक्षण के प्रशिक्षण और खोज तथा प्रबंधन के मामले में प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के बारे में सटीक जानकारी देना एवं वन्य जीव विज्ञान में शोध करना है। वन्यजीव अपराध निरोधक नियंत्रण ब्यूरो, इसकी स्थापना वन्यजीव निरोधक अधिनियम 1972 के तहत 6 जून 1907 को हुई थी। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर में स्थित हैं। इसकी स्थापना देश के वन्य जीवों पर होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी। WCCB द्वारा भारत में ऑपरेशन थंडरबर्ड चलाया जा रहा है, जो वन्य जीवों के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा संचालित अभियान का गुड नाम है। ऑपरेशन थंडरबर्ड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापना जैसे मुद्दों पर कार्य करती है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई। मुख्यालय ग्लैड, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को और अधिक क्षति से बचाना तथा एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना जिसमें मानव प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सके। यह समुद्री, तटीय और वनीय वायुओं के संरक्षण से संबंधित है। साइट्स, विलुप्त होते जीव जंतुओं वनस्पति की सुरक्षा को लेकर विश्व भर के देशों ने वर्ष 1973 में एक बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसे साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। विकीलीक्स की तर्ज पर वाइल्डलिक्स नाम की एक वेबसाइट 7 फरवरी 2014 को आरंभ की गई। पशुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मिलकर वन्य अपराधों को रोकने के लिए इस नई तकनीक की खोज की है। अब ये है UPSC और अन्य परीक्षाओं में आए क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम कृषि, भारत में कृषि संलग्न व्यवसाय।